अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल ने मुल्तान से भेजी है। वो कहते हैं, मुल्तान मेरा आबाई घर है, लेकिन इस वक्त मैं एक डॉक्टर की हैसियत से एक सरकारी अस्पताल में मुलाजमत कर रहा हूं। लेकिन आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी खौफनाक और भयानक भयानक कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो आपके भी रोंगटे खड़ी कर देगी। और मैं आपसे एक सवाल भी पूछना चाहता हूं। जब मैं इस कहानी को सुन रहा था तो मेरे भी दिमाग में वही बात आ गई कि ज़रूर इनका ये मुझसे सवाल होगा, और आप लोग भी जब इस कहानी को सुनेंगे तो कहानी के एंड में आप भी ज़रूर मुझसे पूछने में मजबूर हो जाएंगे, तो फिर ये क्या था। आइए पहले कहानी सुनते हैं, फिर मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। ज़ुबैर वो कहते हैं, जब मैंने अपने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया तो एक चीज़ का एहसास हुआ कि कॉलेज में दाखिला लेते हुई लड़कियां मेरे उस शक्ल की तरफ बार बार देखती थीं जिसका एहसास तो मुझे था, लेकिन कॉलेज की दुनिया में पहुंचते ही कुछ ज़्यादा ही एहसास हो गया। मैंने अपनी मैट्रिक तक की जो तालीम हासिल की थी एक ऐसे स्कूल के अंदर की थी जहाँ पे लड़के अलग पढ़ते थे और लड़कियाँ अलग, और कॉलेज की लाइफ में दाखिला लेते ही पता लगा कि कॉलेज में लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं। और मेरे कॉलेज की लड़कियाँ जब मेरे चेहरे की तरफ देखती तो मुस्कुरा पड़ती, और कई दफ़ा मुझे ऐसा एहसास भी हुआ कि वो आपस में जब मैं गुजरता था तो मुझे देख के एक दूसरे को कोहनी मारती थी और इशारा करती थी कि वो देखो वो जा रहा है। मेरे क्लास फेलो भी, कॉलेज फेलो मुझे ये कहते कि यार तेरा चेहरा बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने तुझे बहुत खूबसूरत बनाया है। शायद इन बातों का मुझे एहसास नहीं था कि तब कॉलेज लाइफ में मैं फिर शीशे के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को देखता, गोरी रंगत, और शायद वो सही कहते थे, चेहरे के नक्श ही ऐसे थे कि कोई देखता तो तारीफ किए बगैर ना रह सकता। कॉलेज के साथ जो सरगर्मियां होती हैं वहीं पे कुछ दोस्त ऐसे बन गए जो काफ़ी अमीर फैमिली से थे, और मुझे उन्होंने इनवाइट किया शिकार के लिए। मैं उनके साथ उनकी हवेली पहुंचा और फिर हम लोग रात को शिकार के लिए गए। शिकार का मुझे हमेशा से ही शौक था, या यूं कह लीजिए कि जब रात की तारीकी हर तरफ अपनी काली चादर इस अंदाज में बिछा देती थी कि हर तरफ अंधेरा फैल जाता था, तो मुझे वो अंधेरा बहुत अच्छा लगता था। अक्सर ऐसा होता था कि रात जब सहन में सोए हुए घर वाले सो रहे होते तो मेरी आंख खुल जाती और आसमान पे बिखरे हुए तारों को मैं देखता रहता, और कभी कभी मुझे लगता कि आसमान से कोई चीज़ तेज़ी से उड़ती हुई गई है। क्या थी वो जो तेज़ी से उड़ती हुई गई है? इसी तरह मैं अपनी छत पे भी सोता तो छत पे भी उठ के बैठ जाता, चांद और तारों को देखता। जब अपने उन दोस्तों के साथ जो कॉलेज के दोस्त थे शिकार के लिए गया तो वापसी पे वो मुझसे कह रहे थे कि यार तुम्हें तो बिल्कुल डर नहीं लगा था, हम तो सोच रहे थे एक जंगल, दरख्त, एक खौफ और जंगली जानवरों का खौफ, तुम डर जाओगे, लेकिन कहीं पे भी नहीं लगा। तुम तो इस अंदाज में चल रहे थे जैसे अपनी देखी बाली सड़कों पे चल रहे हो, उन रास्तों पे इस अंदाज में चलना जैसे कई सालों से तुम यहां से गुजर रहे हो और तुम आंखें बंद करके भी जा सकते हो। हम तो इस बात पे हैरान थे, हम भी रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन तुम्हें इस तरह चलता देख के हमें हैरत हुई। मैंने उनसे कहा, हाँ, मुझे रात की तारीकी से और शायद इस जंगल से, इन दरख्तों से, या यूं कह लीजिए रात की काली घटाटोप चादर से बहुत प्यार है। और उनके साथ मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि वो कहते कि यार तू बहुत बहादुर है, अब हम जब भी शिकार पे जाएंगे तुझे साथ लेके जाएंगे, और मुझे अपने साथ लेके जाते। वक्त गुजरता रहा कि हमने इम्तिहान पास कर लिए और अब हम प्रैक्टिस करने के लिए सब दोस्त अलग अलग मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर नौकरी करने लगे। नौकरी भी हो गई और उसके बाद माँ बाप ने शादी भी कर दी। जिस अंदाज में अल्लाह ताला ने मेरी शक्ल को बनाया था, मुझे बीवी भी ऐसी ही अता की अल्लाह ताला ने। बहुत
नेक सीरत और इंतहाई खूबसूरत। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। अब सरकारी मुलाजमत होने की वजह से मेरा दूसरे शहर ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैं एक और हस्पताल के अंदर पहुंचा और वहाँ मैंने अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किया। डॉक्टरों के रहने के लिए वहाँ पे घर बने हुए थे, उनमें से मुझे एक घर मिल गया और फिर अल्लाह ताला ने मुझे एक बच्चे से नवाजा। फिर एक दूसरा बच्चा हुआ और फिर यूं मेरे यहाँ तीसरी औलाद हुई। अब मैं 3 बच्चों का बाप भी बन चुका था। हम एक मियाँ बीवी और बच्चे एक ऐसे गांव के अंदर रह रहे थे जो बहुत बड़ा तो नहीं था लेकिन काफ़ी छोटा भी नहीं था। इसकी आबादी काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं था। यहाँ पे भी एक सरकारी अस्पताल था और मज़े की बात यह थी कि जब मेरा यहाँ पे मुझे भेजा गया इस अस्पताल के अंदर तो ये मैं देख के हैरान रह गया कि इस अस्पताल के अंदर मेरे सिवा और कोई भी डॉक्टर नहीं था। कहने को तो ये अस्पताल था लेकिन वहीं पे एक डिस्पेंसर जिसका नाम था इरफान जो मेरी मदद के लिए होता था और एक चौकीदार मौजूद था। थोड़े सी लोग थे जो इस अस्पताल में मौजूद थे और इस अकलौते सरकारी अस्पताल का मैं अकलौता डॉक्टर था। अच्छी बात यह थी कि रहने के लिए जो मकान मिल गया था काफ़ी बड़ा और काफ़ी खुला डुला था और उस वक्त तक मैं अपनी मोटर बाइक ख़रीद चुका था। मेरे पास अपनी मोटर बाइक होती जहाँ पे मैं अपनी बीवी और बच्चों को लेकर साथ जाता। उस गांव के अंदर मुलाजमत करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था कि मेरी बीवी 6 महीने बाद अपने माँ बाप के घर चली जाती। 1 महीना 15 दिन वहीं पर रहती और वापस आ जाती। ऐसे ही बीवी और बच्चे चले गए। अब मैं घर में भी अकेला होता। अस्पताल गया मैं, सुबह मैंने अपनी ड्यूटी की, सारा काम किया। डिस्पेंसर इरफान भी मेरे साथ था और चौकीदार भी। और जब शाम हुई, आजकल खाना मैं बाहर से ही खाता था, मेरी बीवी वहाँ पे थी नहीं, तो मैं बाहर गया, मैंने खाना खाया और खाना खा के बाइक पे सवार अपने फ्लैट में आ गया। अपने फ्लैट में आके मैं लेट गया। अभी सोने की तैयारी ही कर रहा था कि बाहर दरवाज़ा खटखटाया गया। चलता हुआ मैं बाहर आया तो मुझे कहा गया कि डॉक्टर साहब एक इमरजेंसी है, आपको अस्पताल चलना होगा। क्योंकि मैं इकलौता डॉक्टर था, चाहे रात को 2 बजे भी इमरजेंसी हो जाती मुझे ही जाना पड़ता। मैं उठा और चलते हुए अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल पहुंचता हूं तो देखता हूं वहां पे एक अच्छा खासा रश लगा हुआ है। गांव के काफ़ी लोग इकट्ठे हैं और मैं उनको हटाता हुआ रास्ता बनाता हुआ आगे पहुंचता हूं तो एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र तकरीबन कोई 19 से 20 साल होगी या 21 साल, जो मैं अंदाज़ा लगा रहा था, वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं। मैंने पूछा क्या हुआ है। उसकी माँ रोती हुई जल्दी से मेरे पास आई और मुझसे बोली, डॉक्टर साहब मेरी बेटी को चेक कीजिए, खुदारा मेरी बेटी को क्या हुआ है। मैं आगे बढ़ा और उसके वजूद को हाथ लगा के देखा, उसको बुखार नहीं था। एक डॉक्टर जिस तरह मुआयना करता है, मैंने टॉर्च पकड़ी, उसकी आंखों को खोल के देखा और पूरे वजूद को देखा, सब बिल्कुल ठीक था सिवाय एक बात के जो मुझे बिल्कुल अजीब सी लगी। उसकी आंखें आधी खुली थीं, ऐसे जैसे किसी खौफ से मुब्तला हो के आधी आंखें खुली रह गई हों और आधी आंखें बंद हो गई हों। मैं आंखों का मुआयना करके सारा चेक करके उसकी माँ से मुखातिब हुआ, ये आपकी क्या लगती है? वो बोली, डॉक्टर साहब मेरी बेटी फरजाना है। मैंने कहा क्या हुआ है उसे? कहती है कुछ भी नहीं पता डॉक्टर साहब, बस इतना पता है कल अपनी एक कज़न के साथ खेतों में गई थी, लड़कियां जिस तरह वॉशरूम के लिए जाती हैं, और जब वापस आई है तो अजीब सी हालत में आई है, कुछ समझ नहीं आया, इसकी हालत अजीब सी होगी, आज अजीब अजीब सी बातें करना शुरू हो गई और इसकी हालत ऐसी हो गई है। मैं कहा ठीक है, आप एक लोग काम कीजिए, आप सब बाहर जाइए। वो सारे जितना भी अंदर जमा थे, सारे गांव के लोग परेशान से थे। मेरे कहने पे एक दूसरे को देखना शुरू हो गए कि क्या मैं उनसे मुखातिब हूँ। तो मैंने कहा जी मैं आप लोगों से ही कह रहा हूँ, मरीज़ का मुझे मुआयना करना है, आप यहाँ से जाइए, रश कम कीजिए। अब वो लोग बाहर चले गए, उसकी माँ वहीं पे रुकी रही। मैंने उसकी माँ से पूछा, ये आपकी बेटी शादीशुदा है? उसने कहा नहीं, ये कंवारी है, अभी इसकी 21 साल उम्र है।
मैंने कहा ठीक है, आप परेशान ना हों, रिलैक्स रहें, मैं इसको चेक करता हूँ। मैं उसको सारा चेक करता रहा और जो ट्रीटमेंट देनी थी वो मैं देता रहा। तो उसकी माँ से भी मैंने कहा आप परेशान ना हो जाइए, आप भी बाहर बैठिए, तसल्ली रखिए, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद वो लड़की होश में आ गई। उसी वक्त उसकी मां दरवाजे में खड़ी थी। बेटी को जैसे ही देखा होश में आई है, भागती हुई अंदर आ गई। बेटी ने आंखें खोली, इधर उधर देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही है वो कहाँ हो। थोड़ी देर के बाद जैसे उसको समझ आ गई, वो बोली मैं अस्पताल में हूँ माँ, मैं अस्पताल में क्यों हूँ, क्या हुआ है मुझे। माँ एकदम से भागी, उसके माथे पे जाके बोसा दिया। प्यार लेने के बाद बोली मेरा बेटा कुछ भी नहीं हुआ, मेरी बेटी तुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस तू ऐसे गहरी नींद सो गई थी, पता नहीं तुझे कमजोरी हुई या क्या हुआ, परेशान मत हो बेटा, तू बिल्कुल ठीक है। उसने फिर मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। मैंने कहा अब आप कैसा महसूस कर रही हैं। उसने मेरी तरफ देखते हुए गर्दन को ऐसे हिलाया जैसे कह रही हो हाँ मैं ठीक हूं। मैंने उसकी मां से कहा अब ये बेहतर है, आपने देख लिया, होश में आ गई हैं, अब आप प्लीज कुछ देर के लिए बाहर जाइए, मुझे मरीज से मजीद देखने दीजिए, चेक करने दीजिए, आपकी वजह से मरीज भी परेशान होगा और मुझे भी रुकावट होगी। अब वो तसल्ली होके कि बेटी होश में आ चुकी है, वो बाहर ही चली गई। मैंने उस फरजाना से पूछा अब बताइए कैसा फील कर रही हैं। उसने कहा बेहतर फील कर रही हूं। मैंने कहा क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं क्या हुआ था आपको, आखिरी मूवमेंट में क्या हुआ, क्या चक्कर आ गए थे या क्या महसूस हुआ। तो वो चुप सी हो गई। मैंने कहा क्या आप बताना नहीं चाहती। कुछ देर खामोश लेटी रही और बोली क्या आप सुनना चाहते हैं। मैं कहा हाँ मैं सुनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर हूं आपका, मुझे बताइए क्या हुआ है। वो बोली अभी नहीं, प्लीज अभी नहीं, मेरी कैफियत अभी नहीं है कि आपको मैं कुछ बता सकूं, लेकिन हां मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैंने आपकी आंखों में झांक के देखा है, आपको जानने की जुस्तजू है, मैं आपको जरूर बताऊंगी, अभी नहीं। और वो चुप कर गई। मुझे लगा जैसे फिर से वो खौफजदा हो गई है। मैंने कहा आप डर क्यों रही हैं, लग रहा है मुझे जैसे आप खौफजदा हैं, मेरे साथ शेयर कीजिए क्या बात है। वो चुप रही। उसने अपनी गर्दन फिर से मेरी तरफ घुमाई और आंखों ही आंखों में कहा हां कुछ ऐसा है, ऐसा राज है जो सिर्फ आपको बताऊंगी, लेकिन आज नहीं। खैर मैंने उनकी वालिदा को बुला लिया और उनको कहा अब आपकी बेटी ठीक है, इसको ले जाइए। वो लोग अपनी बेटी को लेकर चले गए। मैं भी अपने घर चला गया और यूं मैं जाकर सो गया। अगले दिन मैं अस्पताल आया, काम काज जो थे वो सारे करता रहा, मरीज देखता रहा और यूं मैं उस वाक़ये को भी भूल गया। एक रोज़ का मामूल था, लोग आते थे इमरजेंसी में और मेरा काम था एक डॉक्टर की हैसियत से। ये चौथा या पांचवां दिन था कि मैं अस्पताल में मौजूद था। फोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया, कान से लगाया और कहा हेलो। तो दूसरी तरफ से आवाज आई आप डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा जी मैं बात कर रहा हूं। वो बोली मैं फरजाना बात कर रही हूं। मैं कहा जी फरजाना बोलिए, मैं सुन रहा हूं। शायद डॉक्टर साहब आपको याद नहीं, कुछ दिनों पहले मैं आपके अस्पताल आई थी, याद है आपको, और आपने कहा था मुझे बताओ और मैंने कहा था अभी नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओह अच्छा ठीक है फरजाना, मुझे याद आ गई, ठीक है, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं, आपकी आंखों में उस दिन क्या देखा, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। मैंने कहा जी थैंक यू, बोलिए आपने किस लिए फ़ोन किया है। डॉक्टर साहब सच्ची पूछो तो जब से देखा है आप तो आंखों में ऐसे रच बस गए हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रही। अब मुझे एकदम से अंदाज़ा हो गया कि पहले भी लड़कियां जो इस तरह का इजहार कर रही थी शायद वो भी मुझे इस तरह कहना चाह रही थी। और मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया कि एक बाप जिसके 3 बच्चे हैं, जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, एक नौजवान लड़की, ठीक है उसकी शक्ल सूरत अच्छी है, लेकिन मुझे किस तरह की बातें कर रही है। मैंने कहा अगर कोई काम की बात है तो मैं हाजिर हूँ, अगर कोई काम की बात नहीं है तो बहुत सारे काम हैं जो मैंने करने हैं, तो इसलिए मैं फ़ोन बंद कर दूँगा। वो बोली आप मेरे घर आ सकते हैं। मैंने कहा जी किस मामले में। इसलिए कि मैंने आपको अपनी कहानी सुनानी है।
अपने साथ बीता हुआ वाकया सुनाना है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे घर आना होगा और मेरे साथ ही खाना खाना होगा। मैंने कहा, मैं आपकी बात को समझा नहीं, जो आप बताना चाहती है अभी मुझे फ़ोन पे बता दें, और वैसे आपके घर में फ़ोन है? कहती है, नहीं, गांव के पीसीओ से जाके मैं फ़ोन कर रही हूं। तो क्या कल आप मेरे घर आ सकते हैं खाने के टाइम पे? मैंने कहा, नहीं, मैं आपके घर नहीं आ सकता, और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन एक नौजवान जिसकी उम्र तकरीबन कोई 27-28 साल की होगी, वो मेरे पास आया। दुआ सलाम के बाद बोला, जी मैं फरजाना का भाई हूँ, हमारी बहन आपके पास अस्पताल में आई थी बेहोशी की हालत में, तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। अगर आज आप बुरा ना माने तो हमारे घर चक्कर लगा के उसको देख दें, वो उसको लाया नहीं जा सकता, आप वहाँ आके देख लीजिए। मैंने कहा, मैं कोशिश करूँगा। वो साहब बोला, कोशिश नहीं, मेरी वालदा ने कहा है कि मैं आपको लाजमी साथ लेके आऊँ, तो आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं बाइक लेके आया हूँ, आपको बाइक पे लेके चलूँगा। मैंने उसे कहा, भाई मेरे पास बाइक है, मैं आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊँगा, तुम जाओ। वो चला गया। मैंने उससे वादा कर लिया था, अब मुझे मजबूरन जाना पड़ता, लेकिन मैं समझ गया था कि मैंने कल उसकी ऑफ़र को ठुकरा दिया। अब वो इसलिए बीमारी का बहाना करके मुझे वहाँ पे बुला रही है। मजबूरी ये थी, वादा कर चुका था, कल वो फिर आ जाता। ड्यूटी ऑफ करके मैं घर गया, नहाया, फ्रेश हुआ, कपड़े चेंज किए, और उसके बाद फिर मैंने बाइक निकाला और उनके घर की तरफ रवाना हो गया। वो एड्रेस मुझे समझा कर गया था। मैं चलता हुआ उनके दरवाजे पे पहुंचा। बाहर ही मैं बाइक को स्टैंड पे लगाया, दरवाज़ा नॉक किया। दरवाज़ा खोलने वाला कोई और नहीं, उसका भाई था। उसने मुझे सलाम कहा और कहा, डॉक्टर साहब अंदर आ जाइए। मैं अंदर आने लगा तो मुझे बोला, आप बाइक भी अंदर ले आइए, बाहर ना खड़ा रहे। मैंने कहा ठीक है। मैंने बाइक को भी उनके दरवाजे से अंदर कर लिया, उनके सहन में बाइक को खड़ा कर दिया। काफ़ी बड़ा घर था, जिस तरह मैंने समझा था वो इतने गरीब भी नहीं थे, काफ़ी खाते पीते लोग थे। काफ़ी बड़ा सहन था और 4-5 कमरों का बना हुआ काफ़ी बड़ा घर था। मैं सहन से गुजरता हुआ, चलता हुआ, वो मुझे एक कमरे के अंदर ले गए। उस कमरे के अंदर फरजाना लेटी थी और उसकी माँ भी उसके साथ बैठी हुई थी। मैं जैसे ही गया, उसकी माँ ने मुझे सलाम किया कि डॉक्टर साहब आप आ गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आइए बैठिए। वो जिस जगह बैठी थी उस कुर्सी को उसने खाली कर दिया और मैंने कहा, नहीं आप बैठिए बैठिए। कहती है, डॉक्टर साहब मेरा तो घर है, मैं बैठ जाऊँगी, आप बैठिए। मैं खैर कुर्सी पे बैठ गया और फौरी बोली, रुकिए, खाने का टाइम है, मैं खाना लेके आती हूँ। मैंने कहा, नहीं आप मेरे लिए खाना मत लाइए, बस मैं सिर्फ मरीज़ को देखूंगा और जाऊंगा। वो कहती है, कैसे आप कहते हैं, खाने के टाइम में कोई घर मेहमान आए तो उसको ऐसे भेजा जा सकता है? रुकिए, मैं खाना लेके आती हूँ। शायद वो पहले ही खाना तैयार कर चुकी थी, मेरा इंतज़ार हो रहा था। मैं वहीं बैठा रहा और मैंने उसकी शक्ल देख ली। फरजाना जो लेटी है वो उतनी बीमार नहीं थी कि उसको लाया ना जा सकता। हाँ, वो कमज़ोर नज़र आ रही थी। उसका वजूद ऐसे था जैसे कोई इंतहाई लाग़िर और कमज़ोर हो जाता है और बिस्तर पर लेटा होता है। उसकी वालिदा मेरे लिए खाना लेकर आई और मैंने खाना खाना शुरू कर दिया। अब मसला ये था, गाँव वाले मेहमान नवाज लोग होते हैं और मैं आया भी ऐसे टाइम पे था जब उन्होंने बुलाया था, तो मुझे खाना पड़ता। मैंने खाना खा लिया, उनका शुक्रिया अदा किया और यूं मैं फरजाना की तरफ मुखातिब हुआ। हाँ जी, कैसी तबीयत है आपकी? फरजाना बोली, अब मैं ठीक हूं। मैंने कहा, हाँ मुझे बताइए, क्या फील हो रहा है? सर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, क्या हो रहा है जिसकी वजह से मुझे बुलाया गया है ताकि मैं आके आपका चेकअप कर सकूं? डॉक्टर साहब मुझे बहुत कमज़ोरी है, मैं खड़ी होती हूँ मुझे चक्कर आ जाते हैं, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रही। क्या आप मेरी कहानी सुनेंगे? कहानी? कौन सी कहानी? उसकी माँ भी वहीं मौजूद थी। वही कहानी जो मैंने आपको उस दिन अस्पताल में कहा था। हाँ ठीक है, आप मुझे सुनाना चाहती हैं, अगर आपको कुछ लगता है कि आपकी कहानी सुन के मैं कोई आपकी मदद कर सकता हूं तो मैं हाजिर हूं, आप मुझे बताइए। कुछ देर सोचती रही और फिर मां की तरफ देख के बोली, मुझे इनको अपने साथ लेके जाना होगा। मैंने कहा, जी मैं समझा नहीं। आपको मेरे साथ चलना होगा, यहां नहीं, घर के बाहर। वो किस लिए? मैंने पूछा।
आपको कुछ दिखाना है और आपको कुछ बताना है। मैं एकदम से हैरान हो गया कि वो कैसी कहानी है जो वो मुझे बाहर जाके दिखाना चाह रही है, बताना चाह रही है, यहाँ क्यों नहीं? तो मैंने बोला, मैं समझा नहीं हूँ, आप मुझे यहाँ भी तो बता सकती हैं। तो बोली, मेरी मजबूरी है, आपको कुछ दिखाना है। वो अपनी जगह से उठी तो उसकी माँ खड़ी हो गई कि रुको रुको, मैं तुम्हें थामती हूँ, मैं तुम्हें साथ लेके चलती हूँ। तो बोली, नहीं माँ, आप रुकिए, मेरी मदद अगर कोई कर सकता है तो ये डॉक्टर साहब हैं, आप रुकिए। घर वाले उसकी वजह से बहुत परेशान थे। वो एक अजीब सी हालत में थी। जैसा वो कहती जा रही थी वो सारे मानते जा रहे थे। अब जब वो अकेली मुझे घर से बाहर जाने का कह रही थी तो माँ कैसे भेज देती? बाहर भाई भी था। तो मैं उसकी माँ से बोला, आप बेफिक्र होइए, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा फ़र्ज़ है मरीज़ को ठीक करना। अगर कुछ ऐसी बात है जिससे मैं उसकी मदद कर पा रहा हूँ और वो मुझे लेके जाना चाहिए, अब घबराइए मत। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, 3 बच्चों का बाप हूँ और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। ये मेरे लिए एक मुक़द्दस फरीज़ा है डॉक्टर का और मैं अपने इस फरीज़े को मुक़द्दस समझ कर अंजाम देता हूँ। आपको मेरी तरफ से कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसकी माँ कहे, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम आपको पहले ही देख चुके हैं, अब जाइए। फरजाना उठ के खड़ी हुई और मुझसे बोली, आइए मेरे साथ। वो चलती हुई दरवाजे तक आई, मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब वो दरवाजे के बाहर उस कच्ची सी गली जो बनी हुई थी दरमियान में, जिसके दोनों तरफ गांव के चंद घर थे, उस गली से चलना शुरू हो गई और मैं भी उसके साथ साथ चलता हुआ जा रहा था कि गली एक सिरे पे जाके ख़त्म हो गई। उसके बाद खेत से शुरू हो गए, वो खेतों के अंदर दाखिल हो गई। वो इस अंदाज में चल रही थी जहां इंसान रहता हो वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ होता है। इतना आज चांदनी रात नहीं थी, खूब अंधेरा भी नहीं था, लेकिन फिर भी रास्ता देखने में दुश्वारी आ रही थी। लेकिन वो इस अंदाज में आराम से चलती हुई जा रही थी जैसे उसकी आंखें जल चुकी हों, उसकी आंखों में ऐसी रोशनी हो कि उसको सब क्लियर नजर आ रहा हो। और मैं भी इसलिए उसके पीछे पीछे आराम से चल रहा था कि मैं भी शायद रात का शिकारी था। मुझे रात को जंगल वीरान बेईमान और रात का अंधेरा अच्छा लगता था, रात को चलना अच्छा लगता था। इसलिए शायद मुझे भी उन खेतों से गुजरते हुए डर नहीं लग रहा था। हम दोनों चलते चलते अब मुख्तलिफ पगडंडियों से गुजर रहे थे। ये कच्ची ज़मीन की पगडंडियाँ थीं जहाँ रात के टाइम हम गुजर रहे थे। कहीं सरसों के लहराते हुए खेत आ जाते और हम उन खेतों को अबूर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हम उसके घर से, उसके मोहल्ले से काफ़ी दूर आ चुके थे और मैं हैरान था, ये मुझे कहाँ लेके जा रही है। एक जगह पे पहुंची जहाँ पे एक लंबी फसल तैयार खड़ी थी। वो बोली, डॉक्टर साहब ये जगह देख लीजिए। मैंने उस जगह को देखा और पूछा, हाँ देख लिया। तो कह रही, अब मेरे साथ आइए। मैं हैरान हुआ कि अभी और आगे जाना है। फिर से वो इसी तरह रात की उस तारीकी में जहाँ मेंढक की आवाज़ आ रही थी, जहाँ झींगड़ की बोलने की आवाज़ आ रही थी, टिड्डियाँ आवाज़ पैदा कर रही थी। रात की एक जो मखसूस आवाज़ होती है हशरात की, वो वहाँ मौजूद थी। और हम पगडंडियों से गुजरते हुए एक ऐसी जगह पे पहुँच गए जहाँ पे दरख्तों का झुंड सा था। सामने नज़र आ रहे थे कि काफ़ी दरख्तों का झुंड है, यानी थोड़े थोड़े फासले में काफ़ी ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं। जब हम उसके करीब पहुँचे तो पता लगा ये एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है और वो बेधड़क कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई। मैं भी उसके पीछे चलता चलता कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन मैं इस बात पे हैरान था कि इसको डर नहीं लग रहा, कितने सुकून के साथ ये चलती हुई आगे जा रही है। चलते चलते अब हम कब्रिस्तान में इस अंदाज में दाखिल हुए थे कि हमारे चारों तरफ कच्ची पक्की कब्रें ही कब्रें थीं। काफ़ी झाड़ियाँ उगी हुई थीं, घने दरख्त मौजूद थे, लेकिन उन दरख्तों ने ऊपर एक दूसरे के साथ इस तरह सर जोड़े हुए थे कि वो जो हल्की फुल्की चांद की रोशनी नीचे पहुंच रही थी वो भी अब कम नज़र आ रही थी, क्योंकि उन दरख्तों के ऊपर जो सर जुड़े हुए थे उसकी वजह से चांद की रोशनी भी छम छम करती नीचे कम पहुंच रही थी। तो कब्रिस्तान वो एक भयानक सा मंजर पेश कर रहा था, क्योंकि मज़ीद अंधेरे में डूब गया था। और उस कब्रिस्तान में चलते हुए हम दोनों के पाँव की आवाज़ भी ऐसी सरसराहट पैदा कर रही थी, ऐसा शोर पैदा कर रही थी कि मुझे एक लम्हे को महसूस हुआ कि मैं ज़िंदगी में कभी डरा नहीं, लेकिन ये कब्रिस्तान कुछ अजीब सा है। अब
मुख्तलिफ़ कब्रों के दरमियान में से वो एहतियात के साथ चलती हुई, और मैं ये बेअदबी ना हो जाए, किसी कब्र पे मेरा पाँव ना हो जाए, मैं अब ध्यान से चल रहा था। जहाँ पीछे ज़मीनों में पगडंडियों से गुजरते हुए मेरा कोई ध्यान नहीं था, कब्रिस्तान में गुजरते हुए मैं काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख रहा था। चलते चलते मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम तकरीबन कब्रिस्तान के उस हिस्से में पहुँच गए हैं जहाँ कब्रिस्तान तकरीबन ख़त्म होने वाला है। और ऐसा ही हुआ, मुझे उस हल्की हल्की नीली चांद की रोशनी में नजर आया एक कच्ची सी आगे एंड पे दीवार बनी हुई थी, जिसका मतलब था ये हद बंदी थी, यहाँ पे कब्रिस्तान ख़त्म हो जाता है। और वहीं पे वो मुड़ी अपने उल्टे हाथ की तरफ, और चलते चलते बिल्कुल उसी दीवार का एक कोना बनता था जहाँ वो कब्रिस्तान का भी कोना था, उस कोने की तरफ पहुंची तो वहाँ पे एक सीमेंट की काफ़ी बड़ी कब्र थी, उस बिल्कुल कच्ची सी दीवार के साथ बनी हुई। उसकी साइडें भी बनी हुई थी उस कब्र की। वो चलती हुई उस कब्र की एक जो छोटी नीचे साइड थी उसके ऊपर बैठ गई और मुझसे बोली, आइए बैठिए। अब हम दोनों की कमर उस कब्र की तरफ थी और पीछे ही वो कच्ची दीवार थी जहां पे वो कब्रिस्तान ख़त्म हो रहा था। हम उस दीवार की तरफ कमर करके बैठे थे, हमारा मुंह कब्रिस्तान की तरफ था। मैं उस कब्र के ऊपर बैठते हुए सोच रहा था, या खुदाया, ये मुझे कहानी सुनाने लेके आई है, क्या बताने लेके आई है, किस रास्तों से गुजारती हुई कब्रिस्तान में ला के कब्र पर बिठा रही है, ये कैसा अजीब मंजर है। मैं बैठ गया तो मुझसे बोली, आपको कब्रिस्तान से डर लगता है? मैं कहा नहीं, ऐसा कुछ खास डर नहीं लगता, और मेरे चेहरे पे खौफ भी नहीं था। वो मुझसे बोली, रात की तारीकी से डर लगता है? मैंने कुछ देर सोचा और मैंने कहा नहीं, मुझे रात की तारीकी बहुत अच्छी लगती है। आप क्या बहुत बहादुर हैं? मैंने कहा मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि मैं बहादुर हूं, लेकिन मुझे रात की तारीकी बहुत अच्छी लगती है। तुम ये बताओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक आ गया हूं, तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे यहां क्यों लेके आई हो? वो बोली, आपको कहानी सुनानी है अपनी। मैंने कहा हाँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, बताओ मुझे। वो बोली, मैं अपनी कज़न के साथ कुछ दिन पहले अपनी कज़न के साथ ऐसे हम बाहर निकल आए। ये रात का टाइम था। घर वालों को तो हम यही कह के आए थे कि हम वॉशरूम के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक और भी हमारी सहेली गांव की जो हमारा इंतज़ार कर रही थी कि तीनों निकलेंगे, ज़रा रात को इधर उधर फिरेंगे। रात एक ऐसी होती थी हम तीनों के लिए जहाँ पे मैं बहुत खुश होती थी। रात की तारीकी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और रात को घूमना फिरना, इधर उधर जाना मुझे अच्छा लगता था। दिन को तो कभी कोई देख लेगा, कभी ये डांट दे, कभी वो डांट दे, इसलिए हम दिन को नहीं निकलते थे। रात को निकलना बहुत आसान होता था। तो मैं और मेरी कज़न बाहर निकले तो एक तीसरी सहेली भी जो हमारा इंतज़ार कर रही थी वो भी आ गई। हमने उसको भी उसके घर से लिया और चलते हुए हम खेतों के अंदर दाखिल हो गए। खेतों के अंदर घूमते घूमते कि मुझे महसूस हुआ, मैंने कहा रुको, मुझे छोटा वॉशरूम करना है, सुसु करना है। तो वो बोली, हाँ ठीक है तुम कर लो, हम यहीं बाहर फिर रही हैं। डॉक्टर साहब, जो मैंने आपको जगह दिखाई थी कि ये जगह देख लें, आपने कहा, मैंने देख ली है, उसी जगह पे मैं दाखिल हुई कि बैठ के मैं सुसु कर लूँ। मैंने जैसे ही वहाँ पे बैठ के सुसु किया और सुसु करके उठने ही लगी हूँ तो एकदम से मेरी निगाह अपनी राइट साइड पे गई है। तो मेरी चीख निकल नहीं सकी। मैंने ज़ोर से चीख मारी थी, लेकिन वो दबी की दबी रह गई, क्योंकि मेरे बिल्कुल साथ मैंने अब देखा था एक औरत जिसने सफ़ेद लिबास पहन रखा था। वो पाँव के बल इस तरह बैठी थी जैसे कोई इंसान सुसु करने के लिए बैठता है, लेकिन वो इस अंदाज में थी कि उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। हाँ, मुझे आज भी वो आंखें याद हैं, बिल्कुल सफ़ेद आंखों के साथ, बिल्कुल एक ढांचा सी थी। और उसको मैंने जैसे देखा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं कि मैं खौफ के मारे ज़ोर से मैंने चीख मारने की कोशिश की तो उसने अपना हाथ मेरी कलाई के अंदर डाल दिया, इस अंदाज में कि उसने मेरी कलाई को ज़ोर से थाम लिया। और उसने मेरी कलाई को जैसे ही अपने हाथ से थामा तो वो एक हड्डियों के ढांचे की तरह कमज़ोर सा हाथ, जो ठंडा यख था, उसने मेरी कलाई को क्या थामा कि उसने अपना दूसरा हाथ ज़ोर से मेरे मुंह पे रख दिया। ये हड्डियों वाला एक हाथ था, लेकिन इस पर गोश्त था ना होने के बराबर, बड़े बड़े नाखून, और उसने मेरा मुंह बंद कर दिया। मेरी चीख वहीं की वहीं रह गई। मैं बेहोश नहीं हुई, अभी तक मैं वहीं पे थी। उसका हाथ मेरे मुंह पे था और मुझसे बोली, बस और चीख ना मारना, अगर चीख मारी तो बहुत बुरा होगा। बहुत आहिस्ता बोल रही थी। मैं इतनी कांप गई, इतनी डर गई कि मेरे मुंह से चीख ना निकल सकी। उसने मेरे बाजू से मुझे कस के पकड़ा हुआ था। उसके हड्डियों वाले उस हाथ में इतनी ताकत थी कि मैंने छुड़वाने की कोशिश की, जोर लगाया, लेकिन मैं उसके हाथ को नहीं छुड़वा सकी।
और वो उठकर खड़ी हो गई और मैं भी उसके साथ उठ के खड़ी हो गई और वो बोली चलो मेरे साथ। और जैसे ही वो उठ के खड़ी हुई तो मैं ये देख के हैरान हो गई, जो उसने सफ़ेद लिबास पहन रखा था वो अजीब व गरीब सा था। जिस जगह पे हम खेत के बीच में बैठे थे, खड़े थे, वहाँ पे रोशनी बहुत कम थी, ऊंचे ये वो थे खेत थे। तो मुझे लेके अंदर ही अंदर चलना शुरू हो गई, बाहर रास्ते से नहीं, अंदर ही अंदर खेतों के वो मुझे लेकर बाजू से पकड़े चल रही। और मैं रोबोट की तरह जैसे बिल्कुल उसके कंट्रोल में हूँ, मैं हिल भी नहीं पा रही, चीख भी नहीं मार पा रही, ना अपनी कज़न और दोस्त को बुला पा रही हूँ, उसके पीछे चलती हुई जा रही हूँ। और मुझे इन बीच रस्तों में से गुजारती गुजारती कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई। और जैसे मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुई तो बाहर जहाँ पे अंधेरा था, कब्रिस्तान में नीली रोशनी तेज़ फैली हुई थी। और मैं इस बात पे हैरान थी कि चांदनी रात बाहर तो नहीं है, यहाँ क्यों चांदनी रात है? तो कब्रिस्तान के हिस्से में चांदनी रात क्लियर थी, यहाँ लगता था जैसे ख़ास कोई चांद अपनी नीली रोशनी फेंक रहा हो। और तभी मैं कब्रों की तरफ देखती, इधर उधर देखती, इंतहाई खौफज़दा अंदाज में डरती डरती उसके साथ चलती 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 इसी जगह पहुंच गई कि एक कब्र बनी हुई थी और उसने मुझे एक इसी तरह चलते चलते कब्र पे लाकर बिठा दिया। मैं अभी तक कुछ समझ नहीं पाई थी और जैसे ही मैं नीचे बैठी और उस वक्त मैंने उसको देखा, अभी तक मैंने उसको गौर से नहीं देखा था, और तब मैंने देखा कि उसने वो जो सफ़ेद लिबास पहन रखा था, वो सफ़ेद लिबास नहीं था, वो सफ़ेद कफन था जो काफ़ी मैला था, जो उसने पहन रखा था। वो मुझसे बोली फरजाना डर रही हो? मुझसे डर रही हो? मैं खाला हूं तुम्हारी। हाँ ये ठीक है, तुम 2 महीने की थी जब पैदा हुई थी, तो मैं उस वक्त मर गई थी, लेकिन मैं खाला हूं तेरी, खाला शमीम। पता है ना खाला शमीम का? खाला शमीम का मैंने नाम सुना हुआ था, उनको मैंने देखा नहीं था, बचपन में ही मैं छोटी थी, वो फौत हो गई थी। तो मैंने गर्दन हिला दी कि हाँ खाला शमीम का नाम सुना है। तो कह रही मैं वही हूँ, खाला शमीम। पगली तू डर क्यों रही है मुझसे? डर मत, कोई डरने वाली बात नहीं है। मेरी गगी बंदी हुई, आवाज़ मेरी निकल नहीं रही, मैं बोल कुछ नहीं पा रही। बोली तुझे पता है क्यों यहाँ पे लेके आई हूँ? तेरा खालू कह रहा था मुझसे भी मिलवाओ, तेरा खालू भी उधर ही है। तो उसी वक्त मुझे खांसने की आवाज़ आई और जैसे ही मैंने मुड़ के देखा तो बिल्कुल एक सामने वाली कब्र, उसके अंदर एक ऐसा साइड पे बड़ा सा सुराख हुआ था, इतना बड़ा सुराख जिससे 2 इंसान अंदर आराम से दाखिल हो सकते थे। और वहीं से ही खांसने की आवाज़ आई। वो मेरे बाजू को उसने फिर से पकड़ा इस अंदाज में जैसे मैं डरी हुई थी, समझ गई कि अभी इसको समझ नहीं आ रही, इसको मुझे लेके जाना पड़ेगा। और मेरे बाजू को पकड़ के बोली मुझे पता है तू डरी हुई है, इधर आ मेरे साथ। और मुझे लेके थोड़ी फासले पे जो कब्र थी उसके पास लेके गई। अंदर से आवाज़ आई, एक बुजुर्ग सी बूढ़ी सी आवाज़, कौन है? वो बोली अपनी फरजाना आई है। फरजाना? हाँ ले आओ इसको। वो बोली आजा आजा मेरे साथ। मुझे लेके वो कब्र के अंदर दाखिल हो गई। जब मैं कब्र के अंदर दाखिल हुई तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग बंद सा हो गया है, क्योंकि मैंने उस औरत को जिसने खाला शमीम अपना नाम बताया था कब्र के अंदर दाखिल होते देखा। उसके बाद मुझे याद नहीं है, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं क्या देखती हूँ, मैं एक फर्श पे लेटी हुई हूँ। ये एक कमरा है, बंद कमरा। उस कमरे की 2 दीवारें ऐसी हैं जिनके बीच में एक जगह बनाई गई है, उसके अंदर दिए जल रहे हैं। 2 दीवारों में, एक लेफ्ट साइड की और एक राइट साइड की जो दीवारें थीं उनके अंदर दिए जल रहे थे। और उन दियों की रोशनी में मैंने उस कमरे को देखा। ये एक मिट्टी का बना हुआ पुराना कमरा था जिसकी छत भी, दीवार भी मिट्टी की तरह थी। ऐसा लगता था जैसे किसी कब्र को बहुत बड़ा और खुला कर दिया गया हो, कमरे का साइज का बना दिया गया हो। और उस कच्ची मिट्टी से बनाया हुआ कमरा इतना बड़ा और ऊंचा था जैसे देहात में बड़े बड़े कमरे होते हैं कच्चे। और उसी वक्त मैं पूरे कमरे को इस तरह देख रही थी, ज़मीन पे लेटी हुई थी कि मैं उठने लगी हूँ तो मैंने देखा एक सामने कोने पे दरवाज़ा था जिसके अंदर जगह बनी हुई थी दरवाजे की, दरवाज़ा नहीं था। तो एक बूढ़ा और वही खातून जो खाला शमीम के नाम से मुझसे मुखातिब हुई थी, वो दोनों चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आए। वो जो बूढ़ा था वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा था, वो भी हड्डियों का ढांचा था, उसका चेहरा काफ़ी भयानक था। और इस दिए की रोशनी में वो औरत भी और वो बूढ़ा भी मुझे क्लियर नजर आए थे। अब मैंने उनके चेहरों की तरफ देखा तो दोनों की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, और ऐसी सफ़ेद, उनमें ऐसी चमक थी कि कोई भी देखे तो उन सफ़ेद आंखों को देख के शदीद डर जाए। और वो बूढ़ा चलता हुआ जब पास आया और वो
शमीम भी जब चलती हुई मेरे पास आई तो तभी मैंने देखा उनके दोनों के इतने ज़्यादा दांत थे और दोनों आगे वाले दांत बड़े बड़े थे। अब उनके चेहरे बहुत भयानक से थे, उनके कान की चूंच बनी हुई थी। उसने पहले कफन पहन रखा था, अब दोनों ने सर से कफन उतारा हुआ था, पूरे वजूद से कफन उतारा हुआ था। वो शमीम भी कफन उतार के आ गई थी, वो बूढ़ा भी कफन उतार के आ गया था। वो कफन के बगैर थे, उनके कान चूंच वाले और लंबे से थे और उनके दो दांत आगे वाले बड़े से थे। हाथों के नाखून भी बहुत बड़े बड़े से थे और वो अजीबो गरीब शक्लों वाले थे। वो आया और मुझसे बोला, कैसी है फरजाना तू? देख मैं कितना बूढ़ा हो गया हूं, कितना कमज़ोर हो गया हूं। इसका कितना ख्याल रखती है मेरा। इसको मैंने कहा था मेरे लिए शिकार ढूंढ के ला, कोई ताज़ा खून पीऊं तो मेरे अंदर कोई हिम्मत आए। कितने दिन हो गए कोई शिकार ही नहीं मिला और आज तुझे लेके आई है। आज चलो मेरा शिकार आ गया, आज मैं थोड़ा सा कुछ खुराक अपनी खा लूँगा तो मुझे ताकत मिल जाएगी। और मैं बेइंतहा खौफज़दा हो गई। अब उसकी आंखें जो बिल्कुल सफ़ेद थीं वो लाल सुर्ख होना शुरू हो गई और उसका चेहरा पूरे का पूरा लाल हो गया, ऐसे जैसे आग से बना हो। और वो चलता चलता बिल्कुल मेरे करीब आया और आके सीधा लेट गया जैसे मैं सीधी लेटी हुई थी। मैंने हिलने की कोशिश की, मैंने उठने की कोशिश की, ना मैं हिल पा रही थी ना मैं उठ पा रही थी। और जैसे ही वो मेरे पास आके लेटा तो उसने अपनी गर्दन उठाई और मेरी तरफ देखा और कहा, लेटी रहो ना, क्यों उठने की कोशिश कर रही हो? और वहीं पे लेटे लुटे उसने एक ज़ुबान निकाली जो काफ़ी बड़ी हो गई, तकरीबन 3 से 4 इंच या 5 इंच तक वो ज़ुबान उसकी बाहर आ गई। और वहीं उसने गर्दन से मेरी गर्दन के करीब अपनी मुंह को लेके आया और ज़ुबान से मेरी गर्दन को उसने 2 से 3 दफ़ा चाटना शुरू कर दिया। मेरी गर्दन की एक साइड पे वो ऐसे ज़ुबान से उसको चाटता रहा और उसके बाद उसने अपने दोनों बड़े बड़े दांत मेरी गर्दन के अंदर गाड़ दिए। जैसे ही उसके नुकीले दांत मेरी गर्दन के अंदर गए मुझे शदीद दर्द का एहसास हुआ और एक आवाज़ आई, जैसे कोई सूप पीता है, जैसे कोई चीज़ को पीता है और ऐसे आवाज़ निकालता है, ऐसी आवाज़ें आ रही थीं और वो शायद मेरा खून पी रहा था कि मैं उसी वक्त बेहोश हो गई। मैं कितनी देर बेहोश रही मुझे नहीं पता। और जब मैं होश में आई तो मैं उसी जगह बैठी थी जहां मैं वॉशरूम करने के लिए गई थी और वो मेरे राइट साइड पे औरत बैठी थी। मैंने आंखें खोली तो मैंने कहा, ये है क्या है? ये कोई ख्वाब था? ये क्या था? ये मैंने क्या देखा है? तो मैं एकदम से अपनी जगह से खड़ी हुई तो उसी वक्त मेरे कानों में आवाज़ आई, अब तुम घर जाओ और कल तुमने 12 बजे फिर आना है, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। तुम्हारे खालों ने आज जी भर के खुराक ली है, उनकी कमज़ोरी दूर हो गई है, बेहतर हो गए हैं। मैंने जैसे ही इस आवाज़ को सुना, इर्द गिर्द देखा तो मुझे लगा ये कोई ख्वाब नहीं है, कोई वहम नहीं है, ये तो आवाज़ मैंने हकीकत में सुनी है। मैं इतनी डर गई, मैं जल्दी से वहाँ से भागी। चीखना चाहती थी, आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैं भागते भागते दूर आई तो मेरी वो कज़न और सहेली मिल गई कि कहाँ हो, इतनी देर से हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। मुझसे कुछ भी नहीं बताया गया। मेरे कानों में एक आवाज़ गूंज रही थी, जिस औरत ने कहा था, अगर तूने किसी को भी हमारे बारे में बताया तो हम सिर्फ तुझे नहीं तेरे पूरे ख़ानदान के लोगों को मार देंगे। तू हमारा रूप देख चुकी है ना, हम बहुत ताकतवर हैं, हम सबका खून पी जाएंगे, सबको मार देंगे। तूने हमारे बारे में किसी को भी नहीं बताना। और मैं इतनी खौफज़दा, इतनी डरी हुई मैं आ गई कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरी हालत बहुत अजीब सी थी। वो रात मैं अपने बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन मुझे बेइंतहा कमज़ोरी महसूस होती रही, लेकिन मैं किसी को कुछ भी ना बता सकी। अगली सुबह मैं उठी तो मैं चुप सी, मैं गुम सी, ना मुझसे कुछ बोला जा रहा, ना काम किया जा रहा, कुछ भी ना किया जा रहा। मुझे नकाहत सी महसूस हो रही, मुझे कमज़ोरी सी महसूस हो रही। मैं कभी इधर लुढ़क जाऊँ, कभी इधर लुढ़क जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि जैसे ही अंधेरा फैलने लगा वो मुझे सारे मंजर याद आ गए। मैंने घर वालों को तो नहीं बताया था, लेकिन मुझे इतना खौफ आना शुरू हो गया कि वो क्या भयानक मंजर था। अब मैं क्या करूं?
मुझे था कि बस मैंने अपने घर वालों को बचाना है, घर वालों को बता दिया तो वो वाकई बहुत खौफनाक हैं, मेरे घर वालों को मार देंगे। मैंने किसी को नहीं बताया और मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। मैंने दरवाजे की कुंडी अच्छी तरह से बंद कर ली और अम्मी को कह दिया मेरे कमरे में आज कोई ना आए, मुझे जल्दी सोना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जल्दी ही आके, अभी घर वाले जाग रहे थे, कि दरवाजे की कुंडी लगा के मैं अंदर सो गई। लेकिन मुझे नींद कहाँ आनी थी, मैं जागती रही। जैसे ही रात के 11 बजे मेरे कमरे का वो जो ऊपर रोशनदान बना हुआ है, मैंने देखा उस रोशनदान में किसी ने खटखटाया है। मुझे जैसी खटखटाहट की आवाज़ सुनाई दी कि कोई खटखटा रहा है, मैंने रोशनदान की तरफ देखा तो उस रोशनदान से वही सफ़ेद आँखें, उसी बूढ़े की सफ़ेद आँखें, सिर्फ फ़र्क ये था उसके चूंच वाले लंबे कान, उसका गंज वाला चेहरा और उसका लंबा और पतला चेहरा। और उसने पूरा चेहरा, रोशनदान बहुत बड़ा तो नहीं था, छोटा था, उसने गर्दन को टेढ़ा करके अंदर घुसाया हुआ था और एक सांप की तरह 4-5 इंच लंबी बाहर ज़ुबान आती और अंदर चली जाती, बाहर निकलती सांप की तरह और अंदर चली जाती। और उसके 2 दांत मुझे नज़र आ रहे थे। उसने गर्दन अंदर किए हुए टेढ़ी गर्दन के साथ अपने अंदर घुसाई थी और वो इसी तरह ज़ुबान को निकाल के आवाज़ें निकाल रहा था। और तभी वो बोला, टाइम हो गया है, उठ जाओ, टाइम हो गया है, उठ जाओ। ये जैसे ही ये फिक्रे मेरे कान में गूंजे, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं अपने बिस्तर से एकदम से उठ के बैठ गई। और फिर मेरे कानों में आवाज़ आई, अब तुम खड़ी हो जाओ। और मैं रोबोट की तरह अपनी जगह से खड़ी हो गई। जाओ, दरवाजे की कुंडी खोलो। मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और तुम चलती हुई सीधी बाहर आ जाओ। और मैं अपने कमरे की दरवाजे की कुंडी खोल के चलती हुई सीधी अपने घर के दरवाजे पे आई और अपने घर का दरवाज़ा खोला और गली में दाखिल हो गई। गली में जैसी दाखिल हुई, वहाँ पे कोई मुझे नज़र ना आया सिवाय एक आवाज़ के जो मेरे कानों में चली, आप इसी तरह सीधी चलती रहो। जैसे वहाँ पे कोई मेरे करीब मौजूद था लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा था और मैं सीधी चलती रही। जो मेरा कमरा है जिसका रोशनदान बाहर बना है, बाहर वाली साइड से उस रोशनदान में अगर कोई आके ऊपर झांकने की कोशिश भी करे तो उसका कद तकरीबन 10 से 12 फुट ऊंचा होना चाहिए। और वो जो खालू था जिसका नाम उसने बताया था इरशाद, शमीम ने, जो उसने कहा था मैं तुम्हारी खाला हूँ, खाला शमीम, ये तुम्हारे खालू इरशाद हैं। और मैं किसी खालू इरशाद को नहीं जानती थी, खाला शमीम का मैंने नाम सुन रखा था। और अगर वो गर्दन निकाल के मेरी कमरे के रोशनदान से देख रहा था तो उसका कद 10-12 फुट होना चाहिए, जबकि खालू इरशाद का कद तो मैक्सिमम 5 फुट 8 इंच होगा। लेकिन मुझे नहीं पता उसने कैसे झांका। मैं चलती रही, मुझे आवाज़ें आती रही, मैं उन्हें जो आवाज़ें मैं सुनती जा रही उसी तरह मैं चलती रही, बिल्कुल रोबोट की तरह चलती उन रस्तों से गुजरती मैं फिर से कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। और कब्रिस्तान में आते आते मैं खुद ब खुद कब्र का वो हिस्सा जो खुला हुआ था, अब मैं जब पहुंची, पहले दिन वो खुला हुआ था, आज वो मेरे सामने कब्र बंद थी और उसका हिस्सा बाकायदा एक हाथ आया और उस हाथ ने कब्र के उस हिस्से को हटाना शुरू कर दिया। एक अच्छी खासी मिट्टी हट गई तो अंदर से जैसे नीचे खालू खड़ा हुआ था और ऊपर झांक रहा था। उसका एक लंबा सा मुंह था, चूंच वाला, तकरीबन इतना लंबा हो गया था कि जैसे किसी इंसान का इतना लंबा मुंह हो कि उसकी जो चिन होती है, थोड़ी होती है, उसकी चूंच उसके पेट तक आ जाए। ऐसे ही लंबा चूंच वाला उसका मुंह हो चुका था। आंखें उसकी बिल्कुल सफ़ेद थी, कान उसके नोक वाले और लंबे थे, सर से वो गंजा था और ज़ुबान से उसी तरह सांप की तरह ज़ुबान निकाल के वही आवाज़ें निकाल रहा था, आ जाओ, मुझे प्यास लगी है, आ जाओ। और मैं रोबोट की तरह चलती हुई उस कब्र के पास जाके इस अंदाज में ज़मीन पे बैठी कि मैंने अपनी पहले दोनों टांगें उस सुराख के अंदर की और उसके बाद मैं कूद गई। और जैसे ही मैं नीचे कूदी तो ये कब्र बहुत ज़्यादा नीची थी, यानी कि मैंने कोई ऊपर से 10-12 फुट नीचे छलांग मारी थी। अगर मैं छलांग मारती 12 फुट नीचे तो मेरी टांगें टूट जाती या ज़ख्म आता। लेकिन वो जो सामने खड़ा था जिसने मुझे कहा था आ जाओ, उसने मुझे थाम लिया था। मैंने जैसे ही छलांग लगाने की कोशिश की तो 2 हाथों ने मुझे थाम लिया और थाम के आराम से नीचे उतार के दे दिया। तब मैंने देखा वो सुराख तो काफ़ी ऊपर है,
और मैं काफ़ी नीचे खड़ी हूँ, और वो मुझे लेके नीचे इस अंदाज में चला कि मुख्तलिफ रास्ते बने हुए थे। वो मुझे मुख्तलिफ रास्तों से गुजारता हुआ उसी कमरे में ले गया, जो कमरा मुझे याद आ गया जहाँ पे मैं लेटी थी। वहाँ पे 2 दिए जल रहे थे और वहाँ पे उसने मेरा खून पिया था। और जिसने अपना नाम खाला शमीम बताया था वो भी वहाँ पे मौजूद थी। मुझे देख के मुस्कुराई, आ गई? वो बोला हाँ आ गई। और वहीं पे आज उस खालू इरशाद ने नहीं, बल्कि उसके साथ मौजूद खाला शमीम ने भी मुझे बिठा दिया। मैं जैसे ही ज़मीन पे बैठ गई तो दोनों ने अपनी अपनी ज़ुबानें निकाली और मेरी गर्दन पे ज़ुबान लगानी शुरू कर दी। 2-3 दफ़ा मेरी दोनों गर्दन पे, एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे गर्दन जब लगा चुके तो दोनों ने अपने अपने दांत गाड़ दिए। और जैसे ही अपने दांत गाड़ दिए तो उसके बाद मैं फिर से बेहोश हो गई। और जब मैं होश में आई तो मैं अपने आप को कमज़ोर सी महसूस जो तरह पहले दिन कर रही थी, आज मैं कमज़ोर नहीं थी, बेहतर थी। तो मुझसे बोले, अब तू हमारे जैसे हो गई है, तूने हमें खुराक दी है और तेरी रगों में भी हमारा खून आ गया है। अब जा मेरा बच्चा, शिकार ढूंढ के ला। अब तुझे भी खून पीना है और हमें भी खून पीना है। जा और किसी को ढूंढ के ले आ। अभी उसने ये जुमला बोला ही था कि मेरे रोंगटे एकदम से खड़े हो गए, मेरे गोज़बम्प खड़े हो गए। मुझे लगा कि ये जो कहानी सुना रही थी, मुझे तभी शक पड़ रहा था, इसका मतलब है मैं तो शिकार हूं इसका। आज ये तो शिकार को घेर के बाकायदा ले आई और मेरी मुंह से एकदम से निकला, तुम कहीं मुझे शिकार करके तो नहीं आई हो। उसी वक्त मेरी निगाह बिल्कुल सामने कब्र के ऊपर पड़ी और वहाँ से मिट्टी हटना शुरू हो गई। और जैसे ही मिट्टी हटी तो बिल्कुल जिस तरह उसने कहा था, कहानी सुनाई थी, वैसे ही एक लंबा से शख्स की गर्दन नज़र आई, जिसका सर ऊपर से गंजा था, कान उसके चूंच वाले थे, आंखें उसकी बिल्कुल सफ़ेद थीं और मुंह बहुत ही चूंच वाला लंबा था। उसने पूरी गर्दन बाहर निकाल दी और मुझसे बोला, आइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर तो मसीहा होता है, जिंदगियों को बचाता है, हमें बचा लीजिए। हम तीनों तड़प रहे हैं, हम तीनों को बहुत भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, हमारी प्यास बुझा दीजिए। आइए मेरे पास आइए। और इस अंदाज में उसने अपने हाथ बाहर निकाले कि वो हाथ उसके लंबे होने शुरू हो गए। और मैंने अपने पास बैठी हुई फरजाना को देखा तो उसकी आंखें भी उसी तरह सफ़ेद हो चुकी थी जैसे उस सामने खड़े हुए इरशाद की आंखें सफ़ेद थीं। वो बहुत भयानक था। और मैंने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, फरजाना की आंखें भी सफ़ेद हैं, और मुड़ के मैंने उस शख्स की तरफ देखा जिसके हाथ अब बाहर की तरफ आना शुरू हो गए थे। उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया था, आग की तरह उसकी आंखें भी लाल सुर्ख हो गई थीं। और वही शायद एक मौका था जैसे मैं होश में आ गया कि नहीं, मैं बैठा रहा तो मारा जाऊंगा। इसके हाथ तो लंबे होकर मेरे पास पहुंच रहे हैं। और तभी एक ठंडा यख हाथ फरजाना का मेरी कलाई के अंदर इस तरह आ गया कि उसने मुझे पकड़ लिया। अब फरजाना ने अपनी कलाई से, अपने हाथ से मेरी कलाई को पकड़ लिया था। ठंडा यख उसका हाथ था और वो जिसकी गर्दन कब्र से बाहर निकली थी, वो अपने हाथ आगे कर रहा था कि उसके हाथ मेरे करीब ही पहुंचने वाले थे कि उस लड़की का हाथ मैंने ज़ोर से पकड़ा। और जितनी ताकत थी मेरे अंदर, उसका हाथ बहुत मजबूत था, लेकिन मैंने पूरी अपनी ताकत लगा कि उसका हाथ कैसे छुड़वा लिया मैं नहीं जानता। मैंने हाथ छुड़वाया और दौड़ लगा दी। शायद मैं जो रातों का शिकारी था, जो इसको अंधेरे से डर नहीं लगता था, जो इस कब्रिस्तान से बच बचा के चलता हुआ आ रहा था कि किसी कब्र पे पाँव ना आ जाए, अब वो बेध्यानी में ऐसा दौड़ रहा था कि कौन सा पाँव किस कब्र पे, कौन सा पाँव किस कब्र पे। बस मैं दौड़ता जा रहा था। किसी कब्र के ऊपर पाँव रख देता, मुझे जान बचानी थी, मुझे नहीं पता था। पीछे एक कहका सुनाई दिया कि हम आ रहे हैं, तुम नहीं भाग सकते। मैं भागते भागते बिल्कुल कब्रिस्तान के किनारे पे पहुंच गया जहाँ से हम कब्रिस्तान में दाखिल हुए थे। और जैसे ही मैं उस किनारे पे पहुंचा, मैं बाहर निकलने लगा तो वो खाला शमीम जिसने अपना नाम बताया था, वो कफन पहने हुए, हाथ बाहर निकाले हुए और इस अंदाज में मेरा रास्ता रोक के खड़ी थी कि कहाँ जाओगे, तुम नहीं जा सकते।
और उसी लम्हे उसने अपने बाजू फौरन मुझे जकड़ लिया। उसने जैसे ही मुझे अपने बाजू से जकड़ा तो मुझे ऐसा लगा ठंडे यख बर्फ़ की तरह बाजू थे जिन्होंने मेरे वजूद को जकड़ लिया था। और उसी वक्त मुझे पीछे से दौड़ने की आवाज़ आई। वो कफन के बग़ैर, उसके वजूद पे कोई कपड़ा नहीं था, वो हड्डियों का ढांचा था, बिल्कुल ढांचा नहीं था, जिस्म पे गोश्त था लेकिन ऐसा गोश्त इस तरह चिपका हुआ कि हड्डियां क्लियर नज़र आ रही थी टांगों की, पूरे वजूद की। और उसके साथ फरजाना भी लाल सुर्ख आंखें किए, उसके भी दांत बड़े हो गए थे और उसके भी दांत बड़े थे। और जिसने मुझे बाजू में थाम रखा था, जिसने मुझे जकड़ रखा था, वो भी हंस रही थी ज़ोर ज़ोर से, ये कहते हुए, मैंने पकड़ लिया है, मैंने पकड़ लिया है, ये भाग नहीं सकता, ये हमारा शिकार है, आ जाओ। और वो पीछे भागते हुए आ रहे थे, मैं उसके बाजू में जकड़ा हुआ था। उसी वक्त वो एक आखिरी लम्हा था शायद मेरी ज़िंदगी का। मैंने खुदा को दिल ही दिल में पुकारा कि या अल्लाह मेरी मदद कर। और उसी वक्त जैसे ही मैंने खुदा को पुकारा, एक मेरे अंदर से करंट सा दौड़ा, एक बिजली से आई। मैंने पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, मैंने अपने बाजू बाहर निकाले और उसके वजूद पे ऐसे हाथ रख के इतने ज़ोर से उसको धक्का दिया कि वो धक्का लगता था मैंने नहीं, जैसे मेरे अंदर कोई ताकत, कोई शक्ति आ गई हो, उसने उसको धक्का दिया हो। और इतनी ज़ोर से उसको धक्का पड़ा कि वो दूर जा गिरी और मैंने दौड़ना शुरू कर दिया और अल्लाह का विर्द करता हुआ जा रहा था। इतनी तेज़ दौड़ा, मैं शायद ज़िंदगी में इतनी तेज़ नहीं दौड़ा था कि दौड़ते 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 मुझे नहीं पता किन रास्तों से आते जाते कि मुझे वो गांव का मंजर, वो घर बने हुए दूर से नज़र आ गए। मैंने उसी सिमत भागना शुरू कर दिया। भागते भागते मैं उस गली में भी पहुंच गया। मुझे याद था उसका घर कहाँ है, चंद ही तो घर थे। भागते भागते मैं उसके घर के दरवाजे भी पहुंचा और इतने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू हो गया कि वो लोग भी डर गए, इसको क्या हुआ है। मैं भागता हुआ आया था, सांस चढ़ा हुआ था। उन्होंने दरवाज़ा खोला, उसके भाई ने खोला और कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब। मैंने कहा हटो, और मैंने उसको आगे से धक्का देने वाले अंदाज में हटाया और तेज़ी से आगे बढ़ गया, अंदर गया। और भागते भागते भागते, घर वाले वो सारे जाग चुके थे, मैं एक चारपाई पे गिर सा गया और ऊंची ऊंची सांसें लेने लग गया। और मैं अल्लाह का विर्द किए जा रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा मैं बेहतर हो गया हूँ। वो सारे मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए थे। एक पानी का गिलास भी लेके आया, मैंने चंद घूंट पानी की भी एक, और इस काबिल हो गया मैं बोल सकूं। उसकी माँ परेशान थी और बोली क्या हुआ है डॉक्टर साहब, हमें बताइए, सब खैरियत है, क्या हुआ है। मैं चीख रहा था। मैंने कहा फरजाना कहाँ है। तो उसकी माँ कहती है फरजाना तो आपके साथ गई थी, फरजाना तो आपके साथ गई थी ना आपको बताने के लिए, आप बताइए फरजाना कहाँ है। एकदम से मुझे लगा मैं अपनी ज़िंदगी बचाते हुए तो भाग गया हूँ, फरजाना तो शायद वहीं रह गई है, ये क्या हुआ है। मैं और उदास और डर गया और खौफजदा हो गया। तो एकदम से मेरे अंदर से आवाज़ आई, उसको देखें, वो कहीं कमरे में तो नहीं है। मैं बहुत डरा हुआ था। उसका भाई जल्दी से गया, दरवाज़ा खोल के देखा तो कहा हाँ वो अंदर लेटी हुई है। फरजाना फरजाना, उसको आवाज़ें दी लेकिन वो नहीं सुन रही थी। इस तरह लेटी हुई थी कि उसकी आंखें खुली हुई थी और सामने की छत की तरफ वो देख रही थी। वो बाहर आया और बोला हाँ वो लेटी हुई है लेकिन जवाब नहीं दे रही, शायद तबीयत ख़राब है उसकी बहुत ज़्यादा, वो ऊपर छत की तरफ देख रही है। डॉक्टर साहब आइए देखिए उसकी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे जाना है, अभी मुझे कुछ न छोड़े, कल इस पर बात करेंगे। उन्होंने कहा हुआ क्या है, आप इतने खौफजदा क्या हैं, क्या हो गया है। मैंने कहा मेरे पास अभी कोई जवाब नहीं है। मैं जल्दी से उठा, मैंने अपना बाइक स्टार्ट किया, बाइक पे बैठा और तेज़ी से बाइक चलाता हुआ, कलमे पढ़ता हुआ मैं अपने घर पहुंच गया। मुलाजिम को मैंने जगाया और उसे कहा अपनी चारपाई मेरे कमरे के बाहर बिछाओ। मैं अपने कमरे के अंदर गया, दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लिया और पूरे कमरे को मैंने दायरा खड़ा किया, आयतुल कुर्सी पढ़ी, चारों कुल पढ़े, दम किया और लेट गया, अपने ऊपर दम किया। लेकिन वो मैं रात सो नहीं सका। सुबह जब फजर की अजान हुई मैं उठा, मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं 1 घंटा 2 घंटे शायद सो गया। आज मैं अस्पताल लेट पहुँचा। अब सूरज निकल चुका था इसलिए डर खौफ ख़त्म हो गया था, लेकिन रात वाला वाक़या मेरे दिमाग पर नक्श था। मैं अस्पताल गया हूँ, बैठा हूँ तो थोड़ी ही देर के बाद फरजाना का भाई अस्पताल आ गया है। मैं उसको देखते ही पहले ही रात वाले वाक़े को याद किए हुआ था, डरा हुआ था, लेकिन अब कुछ हालत बेहतर थी, दिन की रोशनी थी। और मैंने उसे कहा जी बताइए। तो वो बोला डॉक्टर साहब फरजाना अल्लाह को प्यारा हो गई है, फरजाना अब इस दुनिया में नहीं रही,
हम सुबह उसको जगाने के लिए गए हैं तो वो मर चुकी थी। क्या? कहते हैं हाँ, वो सुबह मरी हुई थी। मैं आपको बताने के लिए आया था, क्या आप बता सकते हैं रात क्या हुआ था? मैंने कहा मैं तुमसे पूछता हूं, फरजाना जो कमरे में आई है दरवाज़ा तो मैंने खटखटाया था, तुम लोगों ने दरवाज़ा खोला था? कहता है हाँ। तो मैंने कहा वो अंदर कैसे आई? तो उसका भाई बोला दरवाज़ा मैंने ही खोला था, जब आप दरवाज़ा खटखटा रहे थे तो अंदर कुंडी नहीं लगी हुई थी। हम जब रात को सोते हैं तो अंदर से कुंडी बंद करके सोते हैं, लेकिन आपने जब दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर कुंडी नहीं लगी थी, शायद उसी वक्त फरजाना पहले आ गई थी। आप लोग जब दोनों बाहर गए हैं तो हमने कुंडी नहीं लगाई थी, हम तो ऐसे बैठे बातें करते रहे, लेट भी गए, शायद फरजाना पीछे से आई है, लेट गई है, हमने उसको नहीं देखा। फिर आप आ गए और आप चले गए। फरजाना से बाद में भी बात करने की कोशिश की लेकिन वो चुप पड़ी रही। तो माँ ने कहा इसको सुबह डॉक्टर को बुलाएंगे या दिखाएंगे, अभी सो जाओ। और सुबह जब माँ जगाने के लिए गई है तो वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। मैंने जब ये खबर सुनी तो मैंने कहा ठीक है, मैं चक्कर लगाऊंगा, आ जाऊंगा, तुम जाओ अभी। फौरी तौर पे मैंने मुलाजिम से कह के इरफान से कहा जो डिस्पेंसर था, थाने का नंबर मिलाओ। उसने कहा खैर है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बल्कि रुको, मैं खुद थाने जा रहा हूँ। मैं उठा और सीधा थाने पहुँच गया। इंस्पेक्टर साहब से मिला, उन्होंने आने की वजह पूछी तो मैंने उनको सारी कहानी एज इट इज़ बता दी। कैसे मेरे पास एक मरीज़ा आई, कैसे मैं उसके घर गया और कैसे उसने अपने वाक़यात सुनाने के लिए मुझे उसी कब्रिस्तान ले गई और उसी जगह पे जाके बिठा दिया जहाँ वो सामने कब्र खुली और मैंने इस तरह देखा था। वो सुनते रहे और बोले और लड़की, मैंने कहा वो मर चुकी है। मैं रात इस तरह गया और इस तरह गया सारा, और सुबह मुझे उसका भाई अभी बता के गया वो मर गई है। तो उसने कहा आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा चले मेरे साथ। वो कौन लोग हैं, वो बहरूपिये कौन हैं जिन्होंने रूप धारा हुआ है और उन्होंने दांत इस तरह निकाले हुए हैं, और वो एक बहरूपदार के वो क्यों किस लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चले मेरे साथ। वो मेरे साथ चल पड़ा। हम कब्रिस्तान पहुंच गए और कब्रिस्तान के उन रास्तों से जहां मुझे वो मंजर याद था, जहां उसने मुझे थामा था, मैंने दिखाया कि इस जगह पे उसने मुझे थामा था। मैंने उसको वो ज़मीन भी दिखाई जहां पे उसने कहा मैं पहली दफ़ा यहाँ बैठी थी, यहाँ पे वो औरत मुझे नज़र आई थी। और उसको चलते चलते मैं उस कब्र के बिल्कुल कोने पे पहुँच गया कि ये है वो कोना, इस कब्र पर मैं बैठा था। और उस कब्र के बिल्कुल सामने जब देखा गया तो एक बहुत पुरानी कब्र थी। मैंने कहा ये वो जो सामने कब्र बनी हुई है ये खुली थी। उसने कहा आपको याद है? मैंने कहा हाँ, मुझे अच्छी तरीके याद है। उसने कहा इस कब्र की हालत को तो देख के लगता है कि ये कभी नहीं खुली, ये तो बंद रही है, आप कहते हैं ये खुल जाती है। मैंने कहा मैं आपको गलत बयानी नहीं कर रहा, उसने कत्ल किया है उस लड़की को। फरजाना को मारने वाले वही दो हैं, बहरूपिये जिन्होंने रूप धार रखा है। इसको खो दिए कब्र को। अब वो परेशान हो गया, क्या करें। उसने खैर अपने मुलाजिम को एक दो को बुलाया कि ज़्यादा लोग ना आए। उसने कहा कब्र खो दो। मजबूरी थी, एक केस इस तरह का था, मैं एक ऐसा डॉक्टर था जिसकी बात को मानने को तैयार था। कब्र को ऊपर से खोदना शुरू किया तो कहीं पे भी आसार नज़र नहीं आ रहे थे किसी सुराख के। यहाँ तक कि वो हिस्सा कब्र का आ गया जहाँ पे पुराना एक मैला कुचैला कफन और चीज़ें नज़र आनी शुरू होगी। उसने कहा रोक दो। नहीं डॉक्टर साहब, अगर कुछ ऐसा सुराख या कुछ भी होता तो हम यहाँ तक ना पहुँचते, शुरू में ही हमें खोदते हुए पता लग जाता। ये बहुत पुरानी कब्र है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब आपको एक बात कहूँ? मैंने कहा हाँ कहिए। उसने कहा इसको भूल जाइए, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये किसी इंसान का काम है और इस इंसान ने बहरूप धार के ऐसा किया है। यहाँ पे अल्लाह की और कई मखलूक़ात हैं जिनमें अच्छे भी हैं और जिनमें बुरे भी हैं। ये एक राज था जिससे पर्दा हट गया था उस मखलूक का, इसलिए उस मखलूक ने उसको भी मार दिया, आपकी जान बच गई। बेहतर है अब इसको यहीं पे दफन ही रहने दीजिए, कड़े मुर्दे ना उखाड़िए, वरना कहीं ऐसा ना हो आपकी ज़ात को भी नुकसान पहुंच जाए। चलिए चलते हैं। कब्र को उन्होंने फिर से बंद कर दिया। मैं उसके घर भी गया, उसके जनाजे में भी शिरकत की, लेकिन मैं बहुत दुखी था। खुदा का करना यह हुआ, एक दो दिन के बाद मेरी बीवी भी आ गई, बच्चे भी आ गए, मैं उनके साथ इन्वॉल्व हो गया, नमाज कुरान के अंदर इन्वॉल्व रह गया। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दिमाग से वो जो खौफ था आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया। मैं उसकी माँ से भी मिलने के लिए गया कि क्या हुआ था सुबह। उसने कहा कुछ भी नहीं, रात को ऐसे आंखें खोली लेटी हुई थी। मैं जब आप यहाँ से गए हैं, मैं गई हूँ देखने के लिए, तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, मैं गई हूँ तो बिल्कुल कमज़ोर सी लेटी हुई, ऐसे लगता था जैसे बिल्कुल
कमज़ोर सी हो गई है, हिल भी नहीं पा रही है, ऐसे सूखी सूखी लग रही थी और छत को ऐसे देखी जा रही थी। मैं जाके बोली हूँ फरजाना मेरा बेटा, मैंने हिलाया, बात की, कुछ भी नहीं, आंखें भी नहीं झपक रही थी, लेकिन उसकी सांस चल रही थी, वो ठीक थी। और मेरे सामने उसने एक दो दफ़ा आंखें भी झपकी हैं, तो मैं समझ गई हूँ आंखें भी झपक रही हैं, फिर से उसी तरह हो गई है। कल मैं फिर कुछ देखती हूँ, क्योंकि आपको जब हम आपके पास इसको लेके आए थे डॉक्टर साहब अस्पताल में पहली दफ़ा, आपको याद है, उससे पहले हमने काफ़ी दम कराने वाले भी बुलाए थे, क्योंकि एक रात पहले ये डरी थी, हमें नहीं बताया था, लेकिन सारा दिन ये चीखें मारती रही थी, तो हमने दम कराने वाले कुछ यहाँ के लोग हैं उनको भी बुलाया था। उन्होंने हमें कहा था इस पे साया हो गया और ये होश में नहीं आती थी। उन्होंने काफ़ी पढ़ाई की, जब वो कह रहे हैं इसके बड़ा गहरा साया है इसके ऊपर और होश में नहीं आई, तब हम उसको आपके पास अस्पताल लेके आए थे और आपने उसको होश में लाया था। और उस रात भी उसकी हालत ऐसी ही थी, तो मैंने सुबह यही सोचा कि किसी दम वाले को सुबह बुलाती हूँ और डॉक्टर को भी बुलाती हूँ, देखता हूँ क्या करना है। और सुबह जब मैं उसको जगाने के लिए कमरे में गई हूँ तो वो आंखें बंद करके लेटी थी और उसको बाजू से पकड़ के जब मैंने हिलाया है तो उसके बाजू ठंडे यख थे, ऐसे ठंडे यख जैसे किसी मुर्दे के होते हैं। और उसकी माँ फिर रोना शुरू हो गई, आँखें साफ़ करना शुरू हो गई। मैंने उनकी माँ को हौसला दिया, मैंने कहा मरना तो हर इंसान ने है, उसकी मौत शायद लिखी हुई थी, ऐसे ही लिखी हुई थी। मैंने उनको खैर काफ़ी दिलासा दिया और वापस चला गया। उसके बाद मेरी भरपूर कोशिश मैंने की, मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ से ट्रांसफ़र कराऊँ और वहाँ से चला जाऊँ। मैंने ट्रांसफ़र कराया और वहाँ से चला गया। उसके बाद मैं किसी और जगह पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे ऐसे नौकरी करता रहा। अब तो रिटायर होने वाला हूँ, अब भी कहीं पे जॉब करे, समझो हूँ तो रिटायर, लेकिन फिर भी रखा हुआ है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो चुका हूँ, तो काम कर रहा हूँ। इसलिए सिर्फ आपको अपना आबाई गाँव मुल्तान बता दिया है, अब कहाँ हूँ, कहाँ का वाक़या ये नहीं बताया, राज था, राज बता दिया है। अगर आपको बेहतर लगे तो आप कहानी सुना सकते हैं, वरना कम से कम मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा, वो दोनों कौन थे जिसने अपना नाम शमीम और उसने अपना नाम इरशाद बनाया था? क्या वो कोई खून पीने वाले ड्रकोला थे? ये कौन थे? यही सवाल आप लोगों के भी दिमाग में आया होगा, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि क्या वो खून पीने वाले ड्रकोला थे? कौन थे? वैम्पायर थे, जिस तरह मूवीज़ देखते हैं हॉरर इंग्लिश, वैम्पायर होते हैं जो उड़ते भी हैं और रातों को निकलते हैं और उनके बड़े बड़े दांत होते हैं, खून पी जाते हैं। तो ये इसका जवाब सिंपल सा है, जिन्नात की कई किस्में हैं, एक नहीं हज़ारों किस्में हैं, जिसमें ये कई रूप धारते हैं, कई तरीके से इंसानों से पेश आते हैं। अगर वो वम्पायर वाले अंदाज में आके आपका खून पी रहे हैं तो भी इसमें कोई अजीब बात नहीं है, जिन्नात ऐसा कर सकते हैं। उनके बड़े बड़े दांत भी होते हैं, वो दांत आपके जिस्म में गाड़ भी देते हैं। अब ये कन्फर्म नहीं है वो खून ही पीते थे या दांत गाड़ते थे, लेकिन जिन्नात रूप धार के कुछ भी कर सकते हैं। जो वैम्पायर का कॉन्सेप्ट है या ड्रकोला का कॉन्सेप्ट है कि ये कोई अलग से मखलूक है, इसके बारे में मैं कोई राय कायम नहीं कर सकता। अल्लाह जाने, शायद कोई मखलूक हो भी सकता है, और अल्लाह जाने शायद मखलूक ना हो। ये कन्फर्म मैं नहीं कह सकता कि ड्रकोला हैं या नहीं हैं, लेकिन जिन्नात की ऐसी कई नस्लें और कई ऐसी इकसाम हैं, कई ऐसी किस्में हैं जिनमें वो इस तरह दांत गाड़ के, खून पी के, गोश्त खा के ये सब कुछ करते हैं। ऐसे कई वाक़यात हैं। तो जिन्नात की सी नस्ल में से कोई ऐसा है जिसका ऐसा रूप था, ऐसे दांत थे, ऐसी शक्ल थी, ऐसे कान थे, ऐसे उस अंदाज में उसने ज़बान से चाटा और उसके बाद उसके हाथ बड़े हो गए। ये ड्रकोला के हाथ बड़े नहीं होते, ये जिन्नात के हाथ बड़े होते हैं। जिस तरह आपने कहानी में कहा उनके हाथ भी बड़े हो गए। तो ये जिन्नात की ही एक किस्म, जो एक रूप धारे हुए, कई जो रूप धार सकते हैं उन्होंने ये किया, तो ये एक जिन्नात ही थे। शयातीन जिन्नात की भी कई किस्में, जो शयातीन जिन्नात हैं, बुरे जिन्नात हैं, बुरी चीज़ें हैं, ये उनमें से थे। लेकिन वो कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में गया, स्पेशल ड्रकोला वाला जो मूवीज़ में हम देखते हैं, उसके बारे में मैं राय कायम नहीं कर सकता। मेरा कोई उनके साथ ज़िंदगी का एक्सपीरियंस नहीं है। मूवी की हद तक देखा है तो मैं समझता हूँ शायद हो या शायद ना हो, क्योंकि जब कोई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आता है तो कहा जाता है कि वो होता है तभी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है। जिस तरह वो एक मछली के बारे में कहा जाता है जो आधा धड़ औरत का है और आधा धड़ उसका नीचे वाला मछली का है और पानी में पाई जाती है। बहुत से लोगों का मानना है वो है और बहुत सारे लोगों का कहना है वो नहीं है। तो इसी तरह ड्रकोला का भी हो सकता है, हो या ना हो, लेकिन ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ क्योंकि जिन्नात मेरा टॉपिक है। जिन्नात में ये रूप धार के खून पीना ये बहुत ही आम सी बात है। उम्मीद है आप सबको सवाल का जवाब क्लियर मिल गया होगा।